मैं ऐश्वर्य अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पर। छत्तीसगढ़ के इतिहास के वीडियो सीरीज़ में आज से हमको कहना चाहिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ये आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज के बाद से, क्योंकि आज से हम शुरुआत करने वाले कलचुरी राजवंश की। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो थे, वो भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कंपेरेटिवली प्राचीन इतिहास के। तो आज से जो क्लासेस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। अच्छे से सारी बातें नोट कीजिएगा। एक और बात, मध्यकालीन इतिहास के संबंध में आपको अच्छा खासा जोर देना होगा शासकों के नाम पे, उनके शासनकाल के समय कालखंड के बारे में, उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला, जो भी मंदिर निर्माण है या कोई भी निर्माण हो, या उनसे संबंधित सारे तथ्य, इन सारी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। विशेष तौर पे जितनी भी बातें संबंधित होगी मध्यकालीन इतिहास से, वो पूरी तरीके से मैं आपको कवर करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कलचुरी राजवंश की, तो कलचुरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पूरी बातों को कवर करते हुए, सारे कन्फ्यूजन दूर करते हुए पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी दुविधा होती है। तो उस तरीके से सारे डाउट क्लियर करते हुए, सारे कन्फ्यूजन दूर करते हुए पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य, कोई भी बातें आपकी नहीं छूटने वाली है इस वीडियो या इस टॉपिक के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत। चलिए शुरुआत करते हैं आज से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की। ठीक, अब ये जो कलचुरी राजवंश है, शुरू से ही छत्तीसगढ़ में इनका साम्राज्य नहीं था। इसके पहले वो भारत के अन्य क्षेत्र में शासन करते थे। तो जहाँ से भी इनकी शुरुआत हुई वो पूरी बातें कवर करते हुए हमको बताऊंगा, सो दैट आपको छत्तीसगढ़ के कलचुरी पढ़ने के समय कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बुक में हमको पढ़ने को मिलता है और इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन से शासक जो हैं वो कहाँ के हैं और कब किसकी शुरुआत हुई। तो ये पूरे डाउट मैं क्लियर करते चलूँगा साथ साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश की, जो शुरू में ही छत्तीसगढ़ के नहीं थे, किसी अन्य क्षेत्र में इनका शासन था। तो चलिए, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी। क्लियर है? तो चलिए, कलचुरी वंश हेडिंग रहेगी आपकी। इनका शासनकाल देख लीजिए, 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक। तो इस तरीके से देखिए, 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तकरीबन 1200 साल का समय होता है। और इस प्रकार हमको कहना चाहिए कि कलचुरी वंश जो है ऐसा राजवंश है जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश के तौर पे आपको ध्यान में रखना है कलचुरी वंश। किसी भी वंश ने इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया था। एकदम क्लियर है? आगे बढ़े। अब चूंकि आज हम छत्तीसगढ़ की कलचुरी से डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इसका पहले पूरा बेस देखना पड़ेगा कि कहाँ से आए हैं ये। इस कारण आज का टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी। पहले मध्य प्रदेश और त्रिपुरी को अलग अलग तौर पर पढ़ रहे हैं, और ये त्रिपुरी जो है जबलपुर के निकट 10-12 किलोमीटर के पास ही एक स्थान का नाम है। तो अलग अलग हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के कलचुरी अलग दिया है बुक में और त्रिपुरी के कलचुरी अलग दिया है बुक में, इस कारण अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर अभी देखा जाए, जबलपुर के निकट जो है त्रिपुरी, वो भी तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन बुक में अलग अलग दिया, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसी कारण आज के टॉपिक का मैंने हेडिंग दिया है छत्तीसगढ़ के बाहर कलचुरी। अभी छत्तीसगढ़ में आए, प्रवेश नहीं किए हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर हैं अभी, तो इस कारण आज के हेडिंग दिया मैंने छत्तीसगढ़ के बाहर कलचुरी। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि पूरा बेस देखना पड़ेगा, कहाँ से इनकी ओरिजिन हुई। तो एक तरीके से बोलना चाहिए ओरिजिन ऑफ कलचुरी पढ़ रहे हैं आज, या एक और नाम मैंने दिया इसे द बिगिनिंग। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने होगा, बस आपको फोकस करना है और दिमाग में बैठाते चलना है। पहले हेडिंग कर लेंगे आप मध्य प्रदेश के कलचुरी। ठीक, अब मध्य प्रदेश कलचुरी के अंतर्गत सारी बातें देखते चलिए। देखिए, एक है वंशी शासक थे महिष्मान नाम के, उन्होंने महिष्मती नगर बसाया। अब ये बात कैसे संबंधित है कलचुरी से, तो सुन लीजिए। कलचुरी वंश को है वंशी भी कहा जाता है वंश के भी कहा जाता है। इस कारण ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि है वंशी एक जो शासक थे जिनका नाम था महिष्मान, उन्होंने महिष्मती नगर की स्थापना की थी। ये महिष्मती बाहुबली वाला महिष्मती नहीं है, ये महिष्मती मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर के निकट महेश्वर नामक स्थान था। इंदौर के निकट महेश्वर नामक स्थान को ही क्या कह दिया गया उस समय? महिष्मती। ठीक है, उसकी स्थापना की थी है वंशी महिष्मान। और ये है वंशी किसे कहा जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? कलचुरी वंश को भी है वंश कहा जाता है।
ये क्यों कहा जाता है, किसके ताम्रपत्र से पता चला, ये मैं बताऊंगा तब जब हम छत्तीसगढ़ के राजवंश छत्तीसगढ़ के कलचुरी पढ़ेंगे। एकदम क्लियर। कौन सा महेशमती क्लियर हो गया, इंदौर के अंतर्गत आने वाला, इसी कारण मध्य प्रदेश के कलचुरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और है वंशी भी कलचुरी से संबंधित है, इस कारण पढ़ रहे हैं। चलिए राजधानियाँ देखिए, अब हम कलचुरी वंश की स्थापना कर रहे क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। राजधानियाँ हमको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी राजधानी समय समय पर कलचुरियों की रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इससे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कलचुरियों की राजधानी नहीं रही है। तो आपको 4 ऑप्शन में से 3 पता करना पड़ेगा कि कौन सी राजधानी है, एक पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी राजधानी नहीं है। मतलब इतने नाम जो होंगे वो राजधानियां रहने वाले हैं कलचुरियों के, इसके अलावा जो ऑप्शन में रहेगा वो राजधानी नहीं रहेगी। बात समझ में आई आपको? तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चलिए देखिए, राजधानियां कालंजर, समय समय पर राजधानी परिवर्तित होती गई है, इस कारण हमको अलग अलग इतने सारी राजधानी याद रखने कलचुरियों की। इतने समय तक शासन किया है, एक ही जगह पे थोड़ी करेंगे। बात समझ में आई? पहली राजधानी के तौर पे आपको याद रखना है कालंजर, मतलब वर्तमान गोरखपुर वाला आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सरयू नदी के आसपास भी बोल सकते हैं। त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, रतनपुर, रायपुर। अब ये रतनपुर रायपुर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? खल्लवाटिका, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के कलचुरी के अंतर्गत यही सारी राजधानी रहने वाली है, रतनपुर, रायपुर, खल्लवाटिका। और एक और आपको ध्यान में रखना है, एक और नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो है तुम्माड़। ठीक है, तुम्मान या तुम्माड़। इतनी सारी राजधानी रही है कलचुरियों की। आगे बढ़े, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शासक की बात करते हैं हम इसमें। देखिए, शासक के तौर पे पहले शासक, कलचुरियों के पहले शासक। अब देखिए, ये पहले शासक मैंने कलचुरी के रूप में नहीं बताया है, इसको क्या बताया है वंशी के रूप में। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, ऐसा प्रूफ मिला है कि कलचुरी शासक अपने को है वंशी मानते थे। कितना सही है कितना नहीं सही है वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो है वंशी के तौर पे हमने ये ध्यान में रख लिया महिष्मान, लेकिन महिष्मान को कलचुरी शासक नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो पहले कलचुरी शासक के तौर पे आपको ध्यान में रखना है कृष्णराज को। और इसी कारण चूंकि ये पहले कलचुरी शासक हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जा रहा है, कृष्णराज को कलचुरी वंश का मूल पुरुष। ठीक है, समय था 550 से 575 ईस्वी तक। तो देखिए शुरुआत यहीं से हो रही है, कहां से? कृष्णराज से मूल पुरुष कहा जा रहा है। कृष्णराज के पुत्र हुए अगले शासक, आपको ध्यान रखना है, शंकर गण। ठीक है, शंकर गण। शंकर गण का समय होगा 575 से 600 ईस्वी के आसपास। मैंने जैसे कहा है, शासक के नाम आपको दिमाग में बैठाते चलने हैं, प्रश्न इससे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कलचुरी के अंतर्गत पहले शासक कृष्णराज, दूसरे शंकर गण, तीसरे बुद्धराज। ठीक है, जो शंकर गण के पुत्र होने वाले, 600 से 620 ईस्वी, 20 वर्ष का शासनकाल रहा इनका। ठीक, बुद्धराज के संबंध में आपको एक बात याद रखनी है, और वो ये है, वातापी के जो चालुक्य थे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी महत्वपूर्ण बातें भारत के इतिहास की कंटेम्प्रेरी रहने वाली है, संबंध में रहने वाली है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से पैरेलली चलेंगी, वो भी बातें आपको महत्वपूर्ण बताते चलूंगा। तो इस समय एक तरीके से देखें तो चालुक्य वंश का शासन था दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। तो वातापी के जो चालुक्य नरेश थे, जिसे मंगलेश के नाम से जाना जा रहा है, उनकी इनसे लड़ाई हुई बुद्धराज से, और बुद्धराज की पराजय हो गई, बुद्धराज की हार हो गई। क्लियर है? तो इतनी बातें मध्य प्रदेश के कलचुरी के संबंध में आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः 3 शासक, कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्धराज। बुद्धराज हार गए किससे? वातापी के चालुक्य नरेश मंगलेश से। अब बुद्धराज के बाद तकरीबन 150-200 वर्ष का समय जो है, उसमें किस कलचुरी शासक ने शासन किया, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इस कारण इसे अंधकार युग कहा जाता है। इसके बाद से, किसके बाद से? बुद्धराज के बाद से। क्लियर है? चलिए, अब चूंकि इसके बाद 200 साल का समय का कोई अता पता, कोई हिसाब नहीं मिलने वाला है, तो डायरेक्ट अब शुरुआत हो जाएगी किसकी? त्रिपुरी के कलचुरी की। त्रिपुरी एक स्थान है जबलपुर के निकट, चूंकि मध्य प्रदेश के वर्तमान के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अब स्थापना होने वाली, देखिए कौन करेगा। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वामराज देव को। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो मूल पुरुष, सबसे पहले पुरुष या सबसे पहले शासक कौन होंगे? अगर पूरे कलचुरी वंश की तौर पे बात करें, कृष्णराज। त्रिपुरी मेंशन कर दिया अगर क्वेश्चन में कि त्रिपुरी के कलचुरी की स्थापना किसने की थी, वामराज देव आएगा आंसर।
क्लियर है। अब वामराज देव ने क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण शासक थे उत्तर भारत में जिनका नाम था हर्षवर्धन। जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वामराज देव को एक अवसर प्रदान हुआ कि क्यों ना इस क्षेत्र को साम्राज्य में मिला लिया जाए या यहाँ पर आक्रमण कर दिया जाए। तो वामराज देव ने इस उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, जिसे गोरखपुर कहा जा रहा है या कालंजर कहा जा रहा है, इस क्षेत्र को साम्राज्य में मिला लिया गया या अधिग्रहण कर लिया गया और राजधानी बना दी गई वामराज देव के द्वारा। तो इस तरीके से पहली राजधानी के तौर पे होने वाला है कालंजर वामराज देव या कलचुरी वंश की। ठीक है, त्रिपुरी कब बनी बताने वाला हूं, थोड़ी देर में देखते जाइएगा। तो आक्रमण कर दिया इस क्षेत्र में, कालंजर को राजधानी बना दिया, जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, सरयू नदी के पास आसपास वाला क्षेत्र है। ठीक, उपाधि धारण की परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये उपाधि से भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन से शासक कौन सी उपाधि धारण करते हैं। बहुत सारे शासक बहुत सारी सिमिलर उपाधि भी धारण करेंगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो इस तरह जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसे एक बार दो बार देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए। एक ही तरीका है छत्तीसगढ़ के इतिहास को याद करने का, बार बार पढ़ना, एक ही तरीका है। बार बार पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलिए। देखिए कॉमन आपका क्वेरी आ रहा है या बोलना चाहिए एक डिमांड आ रहा है कि एमसीक्यू सॉल्व कराना चाहिए। तो एक निश्चित सिलेबस कवर हो जाने के बाद डेफिनेटली मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा पहले, लेकिन एक सिलेबस एक पोर्शन कवर हो उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो बार बार पढ़ते जाइए अपने हिसाब से, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट होगी एमसीक्यू, उसे सॉल्व करते जाइए तो क्लियर होता जाएगा। इतनी सारी उपाधि के तौर पे वामराज देव की याद रखना है आपको। कालंजर गोरखपुर प्रथम राजधानी थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और त्रिपुरी को दूसरी राजधानी बनाया फिर बाद में किसने, वामराज देव ने। तो त्रिपुरी की स्थापना का श्रेय कहना चाहिए, लिखा है यहाँ पर त्रिपुरी की स्थापना का श्रेय या त्रिपुरी को कलचुरियों की राजधानी बनाने का श्रेय वामराज देव को ही जाता है। कालंजर को भी राजधानी बनाई पहली, उसके बाद त्रिपुरी को राजधानी बनाई या त्रिपुरी नगर की स्थापना की। क्लियर है। अब वामराज देव ने क्या किया, अपने भाई लक्ष्मण राज को गद्दी पर बैठा दिया। कौन से गद्दी पर बैठाया, ये जो कालंजर वाला क्षेत्र है वहां की गद्दी पर बैठा दिया लक्ष्मण राज को, जो वामराज देव के भाई थे। और चूंकि इनका शासन क्षेत्र सरयू नदी के आसपास था, गोरखपुर के आसपास था, उत्तर प्रदेश के आसपास था, इस कारण इस कलचुरियों को क्या कहा जा रहा है, सरयू पार के कलचुरी भी कहा जा रहा है। तो सरयू पार के कलचुरी के तौर पे आपको ध्यान रखना है वामराज देव, लक्ष्मण राज। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले स्लाइड में आ जाते हैं। एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है और लिखा है इस समय कलचुरियों को चैटूय या चंदी नरेश, चैटूय या चंदी नरेश भी कहा जाता था। ठीक है, उस समय। तो ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरी के अगले शासक, अब त्रिपुरी के जो कलचुरी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि इसी शासक, त्रिपुरी के ही शासक आगे जाके छत्तीसगढ़ में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं, इस कारण त्रिपुरी के कलचुरी महत्वपूर्ण है। अगले शासक के तौर पे आपको याद रखना है शंकरगढ़ प्रथम। अब इसके पहले भी एक शंकरगढ़ आ चुके हैं जो मध्य प्रदेश के कलचुरी थे, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं त्रिपुरी के कलचुरी, तो त्रिपुरी के कलचुरी में पहली बार नाम आया है शंकरगढ़ का, इस कारण इसे त्रिपुरी के कलचुरी के शंकरगढ़ प्रथम कहा जा रहा है। क्लियर है। तो शंकरगढ़ प्रथम त्रिपुरी के, इनका जो शिलालेख है सागर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आ रहा है सागर। ठीक है, परम भट्टारक की उपाधि इन्होंने भी धारण की, परम भट्टारक की उपाधि शंकरगढ़ प्रथम ने भी धारण की और वामराज देव ने भी धारण की। अब वामराज देव के साथ शंकरगढ़ प्रथम का क्या रिलेशन था इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो मैं इसे पुत्र नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। शंकरगढ़ प्रथम को पुत्र नहीं कह रहा हूं, किसका, वामराज देव का। क्लियर है, आगे बढ़े। अगले शासन के तौर पे आपको याद रखना है लक्ष्मण राज प्रथम, लक्ष्मण राज प्रथम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लक्ष्मण राज पहले आ चुके हैं जो वामराज देव के भाई थे, यहाँ पर दूसरे फिर आ गए लक्ष्मण राज शासक के तौर पे, लेकिन इन्हें हम लक्ष्मण राज प्रथम कह रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम लक्ष्मण राज प्रथम कह रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये इस तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति अभी भी है यहाँ पर,
ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा इतिहास की बुक में लिखा है वैसे ही मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक में ही सारी बातें लिखी हुई है। तो क्रोनोलॉजी के तौर पे वामराज देव, लक्ष्मण राजदेव इनके भाई के तौर पे याद रखना है, लेकिन क्रोनोलॉजी में याद नहीं रखना है। वामराज देव के बाद अगले शासक शंकर गण प्रथम। अब देखिए, ये जो लक्ष्मण राज थे ये त्रिपुरी नहीं आए, ये कौन से क्षेत्र में रुक गए? कालंजर क्षेत्र में। अभी हम बात करें त्रिपुरी, तो त्रिपुरी में वामराज देव के बाद शंकरगण प्रथम, और त्रिपुरी में ही फिर अगले शासक लक्ष्मण राज प्रथम। क्लियर है, बात समझ में आई? ये जो लक्ष्मण राज है कहाँ रुक गए? कालंजर वाले क्षेत्र में रुक गए, तो इसी कारण इस लक्ष्मण राज को प्रथम कहा जा रहा है। क्लियर है? इसके संबंध में बात याद रखना है कि इसके समय राष्ट्रकूट जो भारत के इतिहास के संबंध में रखते हैं कि वंश जो है वो राष्ट्रकूट कहलाते हैं। राष्ट्रकूट और कलचुरी के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हुए, विवाह संबंध भी स्थापित हुए, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लक्ष्मण राज प्रथम के समय, मतलब राष्ट्रकूट वंश और कलचुरियों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित हुए इस समय। किसके समय? लक्ष्मण राज प्रथम के समय। समय चल रहा है तकरीबन 825 से 850 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल। क्लियर? इनके बाद अगले शासक के तौर पे याद रखना है कोकल प्रथम। अब यहाँ से क्या है, हमको जो भी बुक पढ़ने मिलता है उसमें यहाँ से जानकारी मिलने स्टार्ट हो जाती है। कॉमन बुक अगर ऑब्जेक्टिव बुक के तौर पे हम देखें, बहुत सारी बुक मिलती है मार्केट में, तो उसमें यहाँ से जानकारी मिलनी होती है, क्योंकि इसके बाद से जो चीज़ें हैं उसका संबंध छत्तीसगढ़ से होने वाला है। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुरी के शासक की। ठीक, लेकिन ये सारे बातें, ये सारे शासक दिमाग में बैठाना है, सो दैट हम जब छत्तीसगढ़ के कलचुरी पढ़ें तो उससे लिंक करते बने हम, ताकि जब छत्तीसगढ़ के कलचुरी पढ़ें तो उसको पढ़ते हुए जब इन शासकों का उल्लेख आए तो याद में आना चाहिए कि हाँ, हमने त्रिपुरी में ये पढ़ा हुआ है। क्लियर है? कोकल प्रथम का समय जो है 850 से 890 ईस्वी के मध्य होने वाला है, क्योंकि 850 में किसका खत्म हुआ? लक्ष्मण राज प्रथम का। दो प्रमुख साथी इन्होंने बनाए भारत के राजवंश से, जो थे एक भोज उत्तर भारत में राजा भोज, और एक राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय जो दक्षिण भारत में शासन करते थे। ये राष्ट्रकूट जो राजवंश थे ना, ये भारत के दक्षिण भारत में शासन करते थे। तो इन्होंने दो साथी बना लिए, भोज उत्तर भारत में भोज और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट के कृष्ण द्वितीय को, और इस तरीके से इन दोनों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया कोकल प्रथम ने। अब एक चीज और देखिए, वामराज देव के समय इनका शासन क्षेत्र कौन कौन सा था? तो विदर्भ वाला क्षेत्र, विदर्भ वाला कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? महाराष्ट्र का उत्तर पूर्व क्षेत्र को, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र को विदर्भ कहा जाता है, मतलब नागपुर वाला एरिया, अमरावती नागपुर ये वाला क्षेत्र विदर्भ। कोंकण क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र मतलब गोवा के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा के आसपास का जो तट है क्षेत्र उसे कोंकण क्षेत्र कहा जाता है। गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, तो गुजरात क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र, विदर्भ वाला क्षेत्र, इतने क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरी के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था वामराज देव के समय। बात समझ में आ गई आपको? तो कोकल प्रथम ने इन दोनों शासकों के साथ दोस्ती करके फिर साम्राज्य का विस्तार किया आगे फिर। और कोकल प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है? बिलहरी लेख से जानकारी मिलती है कोकल प्रथम की, और इसी बिलहरी लेख से जानकारी प्राप्त होती है कि कोकल प्रथम के पुत्र जो हुए वो हुए शंकर गण द्वितीय। देखिए, बार बार शंकर गण मिलने वाले हैं आपको, इसके बाद एक और शंकर गण आएंगे। इस प्रकार कुल 4 शंकर गण हो गए। एक मध्य प्रदेश के शंकर गण, ठीक, एक शंकर गण प्रथम जो त्रिपुरी के थे, त्रिपुरी के ही द्वितीय शंकर गण द्वितीय। अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से इनके द्वारा ही दक्षिण कोसल जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कलचुरियों के शासन की शुरुआत मानी जाएगी छत्तीसगढ़ में। देखिए क्यों? शंकरगण द्वितीय, जिनका उपनाम मुक्तदुंग, क्या? मुग्धतुंग, माफ कीजिए, मुग्धतुंग, ठीक, या रण विग्रह, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। मुग्धतुंग या रण विग्रह किनका नाम? शंकरगण द्वितीय का नाम। समय इनका 890 से 910, तकरीबन 20 साल का समय। अब इन्होंने क्या किया? त्रिपुरी में शासन कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार करते करते दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में आ गए और पहुंच गए बिलासपुर, पाली वाले क्षेत्र में। पाली मतलब कोरबा, और कोरबा एक तरीके से बड़ा क्षेत्र, मतलब उस समय क्या बिलासपुर वाला आसपास का क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है, तो सोमवंशी वहां पर कौन से शासन कर रहे थे? सोमवंशी। ठीक है, अब एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि सोमवंशी शासकों को पहले बाणवंशी शासकों द्वारा हटाया गया, फिर इनको हटाया गया। तो मतलब एक तरीके से हिंदी ग्रंथ अकादमी में
यह लिखा गया कि शंकरगण द्वितीय के द्वारा सोमवंशी शासकों को पाली क्षेत्र से हटाया गया। लेकिन देखा जाए इतिहास तो पाली क्षेत्र में किसका शासन था? बाण वंश का। ठीक है, तो एक तरीके से हम मान सकते हैं जो सोमवंशियों को है पहले बाण वंश ने हटाया और फिर बाण वंश को शंकरगढ़ ने हटाया, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या लिखा हुआ है? सोमवंश की शासकों को जो पाली क्षेत्र में शासन कर रहे थे, मतलब बिलासपुर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उसको शंकरगढ़ द्वितीय के द्वारा हटाया गया, ऐसा लिखा है हिंदी ग्रंथ पे। इस कारण मैंने आपको एज इट इज़ बता दिया है। जैसे कि हमने पाली के क्या पढ़ा था? बाण वंश पढ़ा था, ये चीज़ हमको ध्यान में। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में सोमवंशियों को पाली क्षेत्र से हटाया ऐसा लिखा है, इस कारण मैंने आपको बता दिया। एकदम क्लियर, डाउट भी क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, तो सोमवंशियों को पाली क्षेत्र बिलासपुर क्षेत्र से हटा दिया और ये स्थान छीन लिया। ठीक है, तथा अपने अनुजों को, मतलब अपने छोटे भाइयों को, शंकरगढ़ द्वितीय अपने छोटे भाइयों को मंडलाधिपति के रूप में इस क्षेत्र में शासन करने के लिए बोल दिया। ठीक है, और कुछ मंडल दे दिए। तो लाफा जमींदारी के अंतर्गत एक क्षेत्र है तुम्बाड़, ये ध्यान रखिए। उसमें एक भाई आकर शासन करने लगे, शंकरगढ़ के एक भाई आके शासन करने लगे तुम्बाड़ वाले क्षेत्र में, लाफा जमींदारी के अंतर्गत आ रहा है। और इसी तरीके से तुम्बाड़ राजधानी बनने वाली है कलचुरियों की, देखेंगे तब अच्छे से, और जब छत्तीसगढ़ का कलचुरी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक तरीके से अपने भाइयों को भेज दिया दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, पाली वाले क्षेत्र में हटा दिया जो भी राजवंश शासन कर रहा था अपने भाइयों के द्वारा। और फिर तुम्बाड़ को एक तरीके से राजधानी बना ली जाएगी शंकरगढ़ द्वितीय के भाइयों के द्वारा, मतलब कलचुरियों के द्वारा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। शंकरगढ़ द्वितीय के पुत्र के तौर पे, अब देखिए ये जो तुम्बाड़ के शासक जो होंगे कलचुरी से संबंधित, वो फिर छत्तीसगढ़ से पूरी वंशावली चलेगी। तुम्बाड़ से जो ब्रांच कलचुरियों की आ रही है दक्षिण कोसल में शासन करने, छत्तीसगढ़ में शासन करने, उनकी फिर पूरी अलग चलेगी वंशावली। लेकिन अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं त्रिपुरी के शासकों को। छत्तीसगढ़ के शासकों की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी हम त्रिपुरी के शासकों को कंटिन्यू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब शंकरगढ़ द्वितीय के पुत्र, ठीक, यहाँ छत्तीसगढ़ पीछे छूट गया। अब आगे बढ़ेगा त्रिपुरी वाली क्षेत्र में। शंकरगढ़ द्वितीय के पुत्र बालहर्ष कम समय तक शासन किया, कोई विशेष बात ध्यान में नहीं रखनी है। दूसरे पुत्र शंकरगढ़ के ही दूसरे पुत्र युवराज देव, जिनका एक और उपनाम था केयूर वर्ष, दिमाग में रखते चलिए। तो युवराज देव प्रथम जिनका उपनाम था केयूर वर्ष, 915 से 950 ईस्वी तक शासन इनका रहा है। युवराज देव के पुत्र हुए लक्ष्मण राज द्वितीय, क्योंकि लक्ष्मण राज प्रथम पहले देख चुके हैं। लक्ष्मण राज द्वितीय के पुत्र हुए शंकरगढ़ तृतीय। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय, अब एक तरीके से लक्ष्मण राज आ गया तो आप पहचान जाओगे त्रिपुरी के शासक से संबंधित हैं कलचुरी के। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय करके प्रश्न बनता भी नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्रोनोलॉजी बता दिया, हालांकि देखते जाइए जल्दी जल्दी। युवराज देव के पुत्र लक्ष्मण राज द्वितीय, लक्ष्मण राज द्वितीय के पुत्र शंकरगढ़ तृतीय। ठीक, अब शंकरगढ़ तृतीय हो गए। एक अलग शासक आएंगे कोकल द्वितीय। कोकल प्रथम हमने देख लिया। कोकल द्वितीय के पुत्र होंगे गांगे देव। अब ये जो नाम बता रहा हूँ कोकल द्वितीय, गांगे देव के पुत्र कर्ण होने वाले हैं, यश कर्ण होने वाला है, गया कर्ण होने वाले हैं। इनका जिक्र और आएगा जब छत्तीसगढ़ के कलचुरी आगे हम पढ़ते जाएंगे, जिक्र आने वाला है, तो नाम आप याद रखेंगे यहाँ से। कोकल द्वितीय, गांगे देव के पुत्र कर्ण के पुत्र यश कर्ण, और यश कर्ण के पुत्र गया कर्ण। ठीक, और अंतिम शासक के तौर पे त्रिपुरी के कलचुरी के अंतिम शासक के तौर पे आपको याद रखना है नाम, और वो है विजय सिंह। क्लियर? फिर से मैं बोलूँगा, ये सारे नाम का जिक्र फिर से मिलेगा आगे आने वाले वीडियोस में, एक बार देख लीजिए। कोकल द्वितीय के पुत्र गांगे देव का जो उपाधि उन्होंने धारण की थी वो विक्रमादित्य की थी, ये नोट कर सकते हैं आप। गांगे देव के पुत्र के रूप में आपको याद रखना है कर्ण के पुत्र यश कर्ण के पुत्र गया कर्ण, और त्रिपुरी के अंतिम कलचुरी शासक के तौर पे आपको याद रखना है नाम, वो है विजय सिंह। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। क्लियर है? तो ये थे पूरे त्रिपुरी के कलचुरी, पूरी वंशावली मैंने आपको बता दी। प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटने वाले इसके संबंध में अगर आया। ठीक है, अब जब इन शासकों का उल्लेख आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मिलेगा कहीं पर,
तो वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एकदम से जब छत्तीसगढ़ के कलचुरी ही उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं और फिर इन शासकों का जब जिक्र आता है तो समझ में नहीं आता ये शासक आए कहाँ से। इस कारण ये पूरा मैंने पहले वीडियो बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसे हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी से। धन्यवाद।